लास्ट वीडियो सेशन में हम लोग लेसन 1 को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो सेशन में हम लेसन 2 जिसको पॉलिनोमियल से बहुपद के नाम से जाना जाता है इसको स्टार्ट करने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने अपने इसी चैनल पे केसी सिन्हा मैथ का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। तो एक बार मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केसी सिन्हा मैथ के पॉलिनोमियल चैप्टर का प्लेलिस्ट में जो इसमें मेंशन कर दूंगा। अगर कोई बच्चे केसी सिन्हा मैथ से तैयारी करते होंगे तो इस बुक का मतलब उसका सारा वीडियो सॉल्यूशन, उनके कॉन्सेप्ट और नोट्स वगैरह सारा उस प्लेलिस्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के वीडियो सेशन में हम पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे लेसन 2 जिसको कहा जाता है बहुपद के नाम से जाना जाता है। बेसिक से हम एकदम स्टार्ट करेंगे। अगर चैप्टर ओवरव्यू की बात करें तो इसमें एक लेसन ये जो आपका 2 है, इस लेसन 2 में 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं। कितने एक्सरसाइज दिए गए हैं? 3 एक्सरसाइज। और ये तीनों एक्सरसाइज में अलग अलग चीज़ों को आपको पढ़ना है। पहला एक्सरसाइज है 2.1, सेकेंड वन है 2.2 और थर्ड वन जो है वो है 2.3। 2.1 में आपको क्या करना है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उन पॉलिनोमियल्स का आपको ज्यामितीय रूप देखना है। ज्यामितीय अर्थ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के शून्य के ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ समझना है, बस आपको इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज 2.1 बहुत अच्छा है एक्सरसाइज है, छोटा सा एक्सरसाइज है, बस आज के ही वीडियो सेशन में या फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सेकेंड वाला जो चैप्टर है इसमें आपको क्या करना है कि शून्यांक निकालना है और गुणांक निकालना है, उसके रिलेशन को दर्शाना है। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर में हमको पढ़ना है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध को हमें पढ़ना है लेसन किसमें, एक्सरसाइज 2.2 में। और ये जो थर्ड नंबर एक्सरसाइज है इसमें हमें पढ़ना है कि बहुपद का भाग दिया जाता है और उसके स्वरूप हम लोग निकालते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं। तो यह एक आ जाता है बहुपद के विभाजन से रिलेटेड। ठीक है, जिसको कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ना है विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। विभाजन एल्गोरिथम, यही 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनमें हमारा पॉलिनोमियल्स क्लास 10 का ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और आपको पता ही है कि हम लोग इस साल मतलब 2021-22 में इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपको बताया था जिस दिन क्लास स्टार्ट किया था कि एनसीईआरटी बुक्स को हम लोग प्रीफर लेंगे और आप इसके अलावा भी बहुत सारे बुक को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो होगा आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में। चैप्टर रिव्यू में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ेंगे ज्यामितीय अर्थ, दूसरे चैप्टर में शून्यांकों गुणांकों में संबंध और तीसरे चैप्टर में विभाजन एल्गोरिथम के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर ओवरव्यू को एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से, चर और अचर से स्टार्ट करेंगे और कैसे इसका शून्यक फाइंड आउट किया जाता है इसको भी करेंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। अब हम समझते हैं कि बहुपद के बारे में समझना शुरू करते हैं हम लोग। बहुपद क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बहुपद, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, इसके कॉन्सेप्ट को हम आज समझेंगे और ये बनता कैसे इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या होता है पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। बहुपद वह विजीय व्यंजक होता है जिसका चर का घात कोई पूर्ण संख्या होता है। क्या बोलेंगे? बहुपद एक प्रकार का विजीय व्यंजक होता है जिसके चर का घात कोई भी होगा लेकिन वह पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3 और एक काउंटिंग नंबर वाला जो होता है। तो पूर्ण संख्या हम किसको कहते हैं? यदि हमने क्या कर दिया प्रकृत संख्याओं के समूह में 0 को इंक्लूड कर दीजिए, दैट इज हो गया हमारा पूर्ण संख्या। और चर का मतलब अचर का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब चर और अचर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। पहले समझना बाबू, देखो 2 चीज समझ लो, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर का मतलब होता है, यदि मैं यहाँ पे लिख दूं चर और एक लिखेंगे अचर, तो इसको कहा जाता है वेरिएबल्स, इसको कहेंगे हम वेरिएबल्स और इसको कहेंगे हम कांस्टेंट। ठीक, इतना चीज़ समझना ध्यान से। कांस्टेंट और वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई डिजिट होगा, कोई नंबर वाली संख्या होगा।
कांस्टेंट अचर मतलब जो कभी बदलेगा नहीं उसको कहेंगे कांस्टेंट, और जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको कहा जाता है चर। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप देखते होंगे कि अलग अलग प्रश्नों में कोई x होता है, y होता है, z होता है, इसका वैल्यू अलग अलग होता है। दैट मीन्स ये जो x y z है ये सब हो जाएगा हमारा चर, जिसको कहेंगे आप वेरिएबल्स, और जिसका मान नहीं बदलेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, 20 है तो 20 ही रहेगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो चर है इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें जितने भी वर्ड आते हैं मतलब लेटर्स आते हैं वो अल्फ़ाबेट के लेटर आते हैं। किसके लेटर्स आएंगे छोटू? अल्फ़ाबेट के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएंगे आपके, एग्जाम्पल के तौर पे x y z, ठीक है। और कांस्टेंट में क्या होगा, नंबर आएंगे। क्या आएंगे? नंबर। नंबर मतलब संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब वो संख्या आपका पॉइंट में भी हो सकता है, पूर्णांक में भी हो सकता है, तो चर अचर को इस प्रकार आप डिफाइन करेंगे, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 डैश डैश etc 2.5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इसको, एक क्वेश्चन के तौर पे देखिएगा। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 2.5x, थोड़ा सा आसान लेते हैं पहले, 5x, क्या लिख दिया हमने, 5x। तो ये जो हमारा 5 है, यह 5 हो जाएगा हमारा क्या चीज़, चूँकि नंबर है इसलिए हो जाएगा अचर, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा x है ये अल्फ़ाबेट का है, ABCD का है, मतलब यहाँ पे ये समझिए A से लेकर के कहाँ तक होनी चाहिए, Z तक। डन, इतना चीज़। तो ये जो x है ये हो जाएगा हमारा चर। समझ में आ रहा है उसको? वहीं पे मैं लिख दूँ मैं 5x², ठीक है, 5x²। तो ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा हमारा अचर, और ये जो x² है ये क्या हो जाएगा हमारा चर। समझ में आ रहा है आपको? चीज़ें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे हमारे कोई भी दिक्कत नहीं है, यह बस हमारा कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो फिर आगे के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब देखिए विजय व्यंजक क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि चर और अचर, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x, ये क्या है, अचर है, और इसमें हमने कर दिया 5, x + 5, ये हो गया बीजीय व्यंजक, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया x - 5, ये भी बीजीय व्यंजक हो गया, 5x ये भी बीजीय व्यंजक हो गया, 5/x ये भी बीजीय व्यंजक हो गया। मतलब चर और अचर को जब आपस में मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, या तो जोड़ के, या घटा के, या गुना करके, या डिवाइड करके। तो इस कंडीशन में जो हमारा नया चीज़ बन के उभरेगा वही नया चीज़ होगा हमारा बीजीय व्यंजक। दैट मीन्स इसका डिफिनेशन आपको अब क्लियर होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का डिफिनेशन अगर पूछे तब आप क्या बोलेंगे कि बहुपद के बारे में बोलेंगे कि वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, तो चर क्या होगा, XYZ, इसका घात, तो घात मतलब होता है छोटू पावर, घात मतलब पावर, जिसका पावर कोई भी पूर्ण संख्या हो उसी को आप क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसका घात, घात को अंग्रेजी में छोटू कहा जाता है पावर, ठीक है, जिसका पावर कोई, जिसका घात कोई पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, कॉमा दे के लिखेंगे, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए बहुपद का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और इसमें डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी, जैसे 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कौन बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बहुपद का लें तो पहला चीज़ बोल दिया कि कोई भी चीज़ होगा, मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक होगा, उसका घात मतलब पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे मैं लिख दूँ 5x² + 3x और +2, ठीक है। इसमें बहुत सारे नियम है, कुछ नियम तो ऐसे भी कहते हैं कि उसी चीज़ को आप बहुपद कहेंगे, 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि जिसके पावर को, चर के पावर को आप घटते या बढ़ते क्रम में लिखे, या फिर घटते क्रम में। जैसे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो x का पावर 0 तो कर ही सकते हैं, और हमें पता है x का पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको नहीं समझना, अभी यहाँ पे समझिए। तो ये जो है चर का मैक्सिमम पावर जो होता है, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, कोई पूर्ण संख्या। अब ये जो घात हमने 2 लिखा है यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है। दैट मीन्स ये जो है क्या है, हमारा बहुपद है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल को मैं कह दूँ 5x का पावर 2/3 + 2x
-1। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है 2/3, और 2/3 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ये पूर्ण संख्या है नहीं है, दैट मीन्स ये जो हमारा एग्जाम्पल लिखे हैं, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए रूट में दे दे तो आप क्या करेंगे, जैसे दे दे रूट में जब देंगे तो लिखेंगे √2x², या ऐसे करते हैं, पावर को हमें रखना है ना, 2√x + 3। अब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे 2√, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, पावर 1/2। आप लोग 8 में पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़ अगर रूट में है तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो x का पावर 1/2 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे ये जो पावर हमें दिख रहा है यह नहीं है, अर्थात ये भी हमारा बहुपद नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है इतना चीज़। चलिए अब इसके बाद बहुपद के घात के ऊपर बहुत सारे टाइप में बहुपद को बांटा गया है। जैसे अगर किसी बहुपद का घात 1 है, अधिकतम घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद, और अधिकतम घात 3 है तो क्यूबिक, ठीक है, जिसको कहते हैं त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसी चीज़ को समझ लेते हैं यहीं पे। अगर यदि बहुपद के घात, स्टार दे के लिख सकते हैं आप, बहुपद के घात और यहाँ पे आप हाइफन दे देंगे। फर्स्ट लिखेंगे घात जब 1 हो, घात जब क्या होगा छोटू 1 हो, तो इसको कहा जाएगा रैखिक बहुपद। इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर सेकेंड कंडीशन घात अगर 2 हो तब आप इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद हो गया, तब कहेंगे आप द्विघात बहुपद, या इसी को द्विघाती भी कहा जाता है, द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, और तीसरा कंडीशन दे सकता है कि अगर घात 3 हो जाए तो इसको कहा जाता है त्रिघात बहुपद। इसको क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। अभी तीनों का डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कि रैखिक बहुपद किसको कहा जाता है, तो बोलेंगे कि वह बहुपद जिसका घात 1 हो, अधिकतम घात जिसका 1 हो, चर का अधिकतम घात, ठीक है, चर का अधिकतम घात 1 तो रैखिक बहुपद, चर का अधिकतम घात 2 तो द्विघात बहुपद, और चर का अधिकतम घात 3 तो त्रिघात बहुपद हो जाता है। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, आप लिख लीजिएगा। इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस चीज़ को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप लिख ही सकते हैं, यही ना पॉलिनोमियल्स का स्पेल है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग इसका ग्राफ द्वारा पढ़ते हैं कि ग्राफ द्वारा समझते हैं, और इसी पे हमारा बनेगा एक्सरसाइज 2.1 को। ठीक है, तो अच्छे समझते हैं इसको क्यों रैखिक बहुपद कहा जाता है, इसके ऊपर भी हमें डिफाइन करने वाले, इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए। पहले आप लोग इधर साइड को, ये वाला चीज़ पहले आप उतार लीजिएगा, और फिर आपको इधर देखना है। ठीक है, चलिए अब हम समझने वाले हैं कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, जिसको कहा जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद जब हम पॉलिनोमियल्स के शून्य को समझ लेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शून्यांक के आधार पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखेंगे। ठीक, बहुपद के शून्य को समझिए। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी बहुपद लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने px = 2x + 5। ठीक है, px = 2x + 5, इस चीज़ को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे समझना है ध्यान से थोड़ा सा, px का मतलब होता है पोलिनोमियल ऑफ x। px को कैसे पढ़ेंगे, पोलिनोमियल ऑफ x। x क्या है यहाँ पे, चर मान है, क्या है, चर मान। तो बहुपद के शून्यांक का मतलब क्या होता है, ये जो बहुपद हमने लिखा है, इस बहुपद में x का मतलब चर का, x या इसी को तो चर कहेंगे, कि चर के जगह पे वह कौन सा हम अंक रखें, चर के जगह पे हम वो कौन सा अंक रखें, ताकि ये जो टोटल वैल्यू है मतलब px का मान इसका 0 हो जाए। समझ में आया कि नहीं। किसी बहुपद में चर के जगह पे वह कौन सा अंक रखा जाए ताकि बहुपद का मान जो है 0 के बराबर आ जाए। जो अंक आता है वही क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। अगर इस शून्यांक को जब आप तोड़ेंगे, सिंपली तोड़िए, ब्रेक करके देखते हैं शून्यांक। ठीक है, शून्यांक को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ से दो वर्ड निकलेगा, एक निकलेगा 0 और दूसरा प्लस लिखने का अंक।
शून्य और अंक। तो शून्य का मतलब होता है 0, अंक का मतलब होता है 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को अंक कहा जाता है ना। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, वह अंक जिसे बहुपद के चर में के जगह पे, बहुपद में चर के जगह पे रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, शून्यांक कहा जाता है, बहुपद के शून्यांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, लिखेंगे वह अंक जिसे बहुपद में लिखिए, बहुपद में चर के स्थान पर, चर मतलब वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट मतलब ए से लेकर के, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब चीज। ठीक है, वह अंक जिसे बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए, बहुपद का मान ठीक है शून्य आ जाए, कॉमा दे के लिखेंगे, कॉमा दे के हम क्या लिखेंगे, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। ठीक, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। समझना इस चीज़ को ध्यान से। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेकर के फिर समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट हम ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल px, कोई जरूरी नहीं एक्स ही रहेगा यहाँ पे, y भी हो सकता है, z हो सकता है। ठीक है, px बराबर 5x माइनस 10। ठीक है, px बराबर 5x माइनस 10। तो हम यहाँ पे x का वह कौन सा मान रखें ताकि ये पूरे का वैल्यू शून्य के बराबर आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सोचेंगे, x का मान अगर 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 और 10 में से 5 घटेगा -5, नहीं यार, x का मान 2 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 10 घटेगा 0। तो जब हम x का बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, जी थोड़े लेंगे हम, 2 लेना होगा ना, 0 नहीं 2 लेंगे, 2 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 -10 है तो -10 इजक्वल टू 5 2 जा 10 -10 इजक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब जब हमने p का मान रखा 2 तो आ गया यह 0 के बराबर। दैट मीन्स यहाँ से लिखेंगे अतः 2 बहुपद px बराबर 5x माइनस 10 का शून्यक है। अतः 2 बहुपद ये सिंपली लिखिए ना, 2 px का एक शून्यक है, समझ में है? इतना चीज तो आपको समझ में होगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे px बराबर हमने लिया है, px बराबर 2x प्लस 5, px का वैल्यू दे दिया 2x प्लस 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, x का मान हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 1 जा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स यहाँ से सॉल्व करने से हमें मिल गया कि p का मान जैसे हमने 1 रखा तो ये 0 नहीं है, कितना आ गया, 7 आ गया। दैट मीन्स ये जो 1 है ये बहुपद इसका 2x प्लस 5 का शून्यक होगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। समझ में, आई होप आप लोग को समझ में होगा। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और फिर समझते हैं। ठीक, तो पहले आप लोग इसको नोट करिए, बहुपद के शून्यक, पहले ये फिर ये, उसके बाद अब ये लिखेंगे। ये तो मैंने बस समझाया हुआ है क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो बहुपद होते हैं हमारे, रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, अगर इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो किस प्रकार की दिखाई देंगे, इसके बारे में हम लोग ठीक है। चलिए इस चीज़ को समझिए। अगर कोई रैखिक बहुपद होगा तो इसका जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो होगा हमेशा एक सरल रेखा होगा, हमेशा क्या होगा, असरल रेखा होगा। और वह ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, वह उसके शून्य के बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि बहुपद के शून्यांकों की संख्या, मतलब किसी भी द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, रैखिक बहुपद हो, उसमें बहुपद के शून्यांकों की संख्या जो होगा डिपेंड करेगा किस पे, तो बहुपद के ग्राफ का
एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, मतलब उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार काटेगा, वह क्या होगा, उसके शून्य के बराबर होगा। और इसमें एक सरल रेखा मिलता है, तो ये क्या हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसने ये जो ग्राफ हमने खींचा, यह एक तो सरल रेखा, एक चीज हमें याद रखना है कि हमेशा इसका ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा हो जाएगा। क्या होगा, सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा होगा। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। और ये बताइए, ये सरल रेखा है कि नहीं, ये तो हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई अक्ष, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। और ये बताइए आप, ये जो ग्राफ हमने खींचा है, यह एक्स अक्ष तो यही है ना, इसको कितनी बार कंट्राडिक्ट किया है, कितनी बार काटा है, एक बार। तो यहाँ पे ये जो शून्यांक होंगे इसके, वो कितने हो जाएंगे, एक। शून्यांक इसके कितने हो जाएंगे, एक। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, तो यह ग्राफ इस प्रकार भी तो हो सकता है। तो इसने एक्स अक्ष को काटा कहीं भी, एक्स अक्ष को इस ग्राफ ने कहीं भी नहीं काटा। ठीक है, एक्स अक्ष को इस ग्राफ ने कहीं भी नहीं काटा, और इसकी वजह से इसके शून्यांक जो होंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार भी इसने नहीं काटा। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इतना चीज समझ में। थर्ड कंडीशन आता है, ये जो ग्राफ है हमारा, ये हमारा एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो ये इस प्रकार से कट दे, यूं कट कर दे। ठीक है, तो इसने भी तो एक बार कट किया एक्स अक्ष को, तो इसमें इसका भी शून्यांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके शून्यांक 1। ठीक है, इसके शून्यांक कितने हो गए, 1। ये ग्राफ आपको बस समझने के लिए है कि कैसे ग्राफ के द्वारा हम शून्य फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लास्ट कंडीशन बनता है हमारा कि ये जो ग्राफ हमने ऐसे किया हुआ है, तो वो इस प्रकार दे दे। ग्राफ जो हमारा है फोर्थ कंडीशन में, ये ऐसे मूल बिंदु यहाँ पे जो होता है, इससे होकर के ग्राफ चला जाए। तो इस कंडीशन में ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष को कितनी बार कटा है, एक बार। दैट मीन्स यहाँ पे शून्यांक यहाँ पे कितना होगा छोटू, 1, और यहाँ भी शून्यांक कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक्स अक्ष को तो काट ही रहा है। शून्यांक बराबर हो गया 1। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं। शून्यांक बराबर कितने हो गए, 1। ठीक, तो ये चीज आपको, तो सरल रेखा का ग्राफ हमेशा ही इसी प्रकार का होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि अगर वो बहुपद जो है रैखिक बहुपद न होकर के द्विघात बहुपद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पे सरल रेखा है। जहाँ सरल रेखा होगा वहीं पे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। फिर हम अब देखते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे होता है, पैराबोला टाइप में होता है। अब पैराबोला क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है, जिसको रैखिक बहुपद का तो हम लोगों ने समझ लिया, द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है और इसमें शून्यांक का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस चीज को समझना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्यांक को बनाने के लिए मैंने ग्राफ को पहले से ड्रॉ कर दिया ताकि हमें कम समय में ज्यादा चीजों को हम समझ सके। ठीक है, पहला चीज समझिए, ये थ्योरम था हमारा सेम रहेगा। एक्स अक्ष को जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदनों की संख्याएं जो होगी बहुपद के शून्यांक के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, तो ये कितनी बार, एक्स अक्ष तो हमारा यही है, एक बार और एक बार, 2 बार। तो इस लाइन में कितनी बार हो गया, 2 बार ग्राफ ने टच किया। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये कितनी बार एक अक्ष को टच कर रहा है, एक बार। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। उसी प्रकार जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, एक बार और एक बार, 2 बार, कितनी बार हो गए, तो 2 बार। तो शून्यांक कितने, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ भी देखेंगे तो एक ही बार टच कर रहा है, तो एक, यहाँ पे शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1। इस कंडीशन में यह एक्स अक्ष को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, कर रहा है एक बार भी टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यांक कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ पे एक्स अक्ष को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी शून्यांक क्या हो जाएंगे, 0। कहने का कुल मतलब है, कोई भी आपको ग्राफ दिया गया हो और पूछे कि बताइए उसमें शून्यांक कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये जो एक्स अक्ष वाला है यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, देखेंगे कितनी बार कटा है, एक बार, 2 बार, तो इसके शून्यांक 2। यहाँ पे चला हमने कितनी बार कटा है, एक बार। यहाँ पे से चला तो 2 बार, तो जितने बार कटेगा उतने उसके शून्यांक हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग लास्टली समझ लेते हैं कि ये जो त्रिघात बहुपद होता है इसके शून्यांक कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख करके एक्सरसाइज 2.1 जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब समझते हैं हम त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसको कैसे फाइंड आउट करें। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये जो द्विघात बहुपद का आपने बताया था कि इसके तो जो शून्यांक होते हैं, जैसे सरल रेखा मिलता है हमें रैखिक बहुपद से, उस प्रकार द्विघात में ये जो फिगर बन रहा था, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसी प्रकार का फिगर बन रहा था ना, मतलब ये अंडे का आधा भाग है, अंडे का आधा भाग, इसको कहा जाता है पाराबोला। इसको क्या कहते हैं? पाराबोला। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है परवलय, परवलयकार। ठीक है, परवलयकार आकृति बनता है कब से, मतलब जो ग्राफ बनता है कब, जब वो द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में तो रैंडमली बन जाता है। ठीक है, इसमें शून्यक आप काउंट करिए, ये चीज आपको समझ में आ गया। ये कहाँ होता है? द्विघात बहुपद में। कहाँ होता है? द्विघात बहुपद में। ठीक है, चलिए ये तो पुराना चीज था, इस चीज को हम लोगों ने पीछे में बता देना चाहिए था, तो गलती से मुझे छूट गया, तो फिर अभी बता दिए। ठीक, अब यहाँ पे ये, यहाँ पे एक शख्स को जितनी बार काटेगा, कितनी बार कटा? एक बार, दो बार, तीन बार, तो शून्यांक कितने? 3। यहाँ पे कितनी बार कटा? एक बार, दो बार, तो शून्यांक कितने? 2। यहाँ पे कितनी बार कटा? सिर्फ एक बार, तो शून्यांक 1। यहाँ भी तो कट कर रहा है, लेकिन क्या फायदा कट करने से? ये वाई अक्ष हो गया, और वाई अक्ष का शून्यांक काउंट नहीं करते हैं। यहाँ भी एक बार कट कर रहा है, नहीं काउंट करेंगे, यहाँ भी कट कर रहा है, नहीं काउंट करेंगे। तो समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज निकाल लीजिए आप लोग, एक्सरसाइज 2.1, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो कहेंगे कि ये चीज़ तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन निकालिए, देखते हैं हम लोग क्या है। एक्सरसाइज 2.1 हमारा कह रहे हैं बाबू कि, रुक जाइए मैं भी निकाल लूँ थोड़ा सा। ये एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 का आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ग्राफ क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक, और फिर हम लोग इसको करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात करें। px मतलब उसका कहने का मतलब बहुपद, y px का मतलब भी बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो हमको सिंपली इसी फार्मूला का यूज करना है। यही एक रूल है जिसको फॉलो करना है कि बहुपद का ग्राफ जो है जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा वह उसके शून्य के बराबर हो जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आपको दिख रहा है, इसमें देखिए कितनी बार x अक्ष को कट कर रहा है? एक बार भी नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाले ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह एक बार बस x अक्ष को कट कर रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ कितने हो जाएंगे, मतलब शून्य कितने हो जाएंगे? 1। इस फिगर की बात करें तो ये तो सेम यही वाला फिगर है। देखिए इस फिगर और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन का शून्य 1, 2 और ये 3 हो जाएंगे। ठीक, जब आप अगेन इधर बढ़ेंगे तो इधर ये एक अक्ष को कितनी बार कट किया? 2 बार कट किया, तो शून्य कितने? 2। ये कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2, 3, 4 बार शून्य हो जाएगा, मतलब इसके शून्य 4 हो जाएंगे। अगेन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3 बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका खत्म, एक्सरसाइज 2.1 खत्म। एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा। और मैंने बताया था कि केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन हम लोगों ने अपने चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। यदि किसी बच्चे को केसी सिन्हा का मैथ पढ़ना है तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और साथ ही साथ ये जो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हैंड रिटेन पीडीएफ है, वहाँ पे आप लोग ले लेंगे। ठीक, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, टेक केयर।